कहानी से ही दुनिया शुरू हुई है और आज हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत कहानीकार मौजूद हैं। मैं कैसे इंट्रोडक्शन करवाऊँ जावेद सिद्दीकी साहब का? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी, आई डोंट थिंक एनीवन इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ नॉट टू नो जावेद सिद्दीकी। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन आज हो रहा है जावेद सिद्दीकी के से हमारे तवज्जो से, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। जावेद सिद्दीकी जो हैं वो हिंदुस्तान के शायद सबसे ज़्यादा जो वर्सटाइल स्क्रीन राइटर्स हैं, प्ले राइट्स हैं, उनमें से एक हैं। इन्होंने सिनेमा के पूरे स्पेक्ट्रम में, यानी मेन स्ट्रीम सिनेमा भी, पैरेलल सिनेमा भी, सब के लिए इन्होंने लिखा है। कई सालों से लिख रहे हैं, 1980 की दहाई से मेरा ख्याल है वो लिख रहे हैं। बहुत कामयाब हैं। कमर्शियल सिनेमा में यश चोपड़ा और सुभाष घई जैसे नाम इनके साथ जोड़े जाते हैं, और प्रोग्रेसिव सिनेमा में जो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल के नाम इनके साथ जोड़े जाते हैं, जिनके लिए इन्होंने लिखा है। हमारे साथ आज एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि जावेद साहब के साहबजादे समीर सिद्दीकी भी मौजूद हैं, जो उनकी कहानी में से हमें कुछ पढ़ के सुनाएंगे। समीर जो हैं वो he's followed into his father's footsteps, और वो ख़ुद भी एक स्क्रीन राइटर हैं और टेलीविज़न के लिए बहुत लिखते हैं। थोड़ा सा मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि more than 5000 एपिसोड्स आपने जो हैं वो लिखे हैं टेलीविज़न के लिए, बड़े कामयाब लिखे हैं। और आपने भी काफ़ी A-लिस्ट एक्टर्स के साथ काम किया है। और जो बात मेरे दिल के करीब है वो ये कि आपने जेंडर वायलेंस के ऊपर कुछ फिल्म्स बनाई हैं। मेरा ख्याल है इस बात की हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं दावत दूंगी समीर, प्लीज़ आइए और हमसे जावेद साहब की कहानी शेयर कीजिए। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ आप सबके सामने लंदन में पापा की कहानी पढ़ रहा हूँ। ये उनकी बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं, तो उसकी एक जो किताब है उसका एक ये शॉर्ट स्टोरी है, इसका नाम है मसीता। तो पेश है मसीता। जी हाँ जी, ये पब्लिश भी नहीं हुई है कहानी, सो ये फ्रेश आप लोग पहले सुनेंगे। मसीता ने दीवार के सहारे खड़ी खाट उठाई और नीम के साये में डाल दी। खाट क्या थी, झिलंगा बन गई थी, बांध टूट के लटक गए थे, अदवान की 4 ही रस्सियां रह गई थी और पट्टियां ढीली हो गई थी। मगर मसीता को उस टूटी खाट पर लेटकर आराम कुर्सी का मजा आता था, इसलिए वो उसको ठीक भी नहीं करता था। नीम के नीचे लेटकर ऊँघना और कभी कभी सो जाना मसीता को बहुत अच्छा लगता था। उस पेड़ से उसको ज़्यादा लगाव इसलिए भी था कि उसने खुद अपने हाथ से पौधा लगाया था। अब वो इतना फैल चुका था कि घर की 4 दीवारी से बाहर निकल आया था। वैसे उस घर को घर कहने की वजह सिर्फ एक ही थी, वो वहाँ रहता था, वरना वहाँ घर जैसी कोई बात नहीं थी। आंगन किसी बंजर खेत की तरह उदास पड़ा रहता था। गली की तरफ वाली दीवार गिर गई थी और आने वालों ने लकड़ी का पुराना दरवाज़ा इस्तेमाल करना छोड़ दिया था और गिरी हुई दीवार की कच्ची ईंटों पर से फलांग कर अंदर आ जाते थे। एक तरफ खपरेल का दालान था जिसके एक हिस्से में कोठरी बनी हुई थी, दूसरी तरफ बावर्ची खाना था और बीच में एक तख्त पड़ा हुआ था जो कभी खाने, कभी बैठने और कभी सोने के काम आता था। घर को मरम्मत की सख्त ज़रूरत थी, मगर मसीता के पास पैसे ही नहीं बचते थे। खेत मजदूरों को इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि बचत का सवाल ही नहीं पैदा होता था। एक फसल काटने से दूसरी फसल के जोतने तक जो खाली वक्त होता था उसका तो एक भी पैसा नहीं मिलता था और वो पूरा अरसा फाके करते या उधार मांगते गुजरता। ऐसी ही बेकारी के दिन होते जब मसीता की दोपहरें नीम के ठंडे साए तले गुजरा करती थीं, वरना हुसैन अली के अपने खेत मजदूरों को कमर भी सीधी करने नहीं देता था। मसीता जो झपकी लगने ही वाली थी कि कोई चीज़ टप से उसके चेहरे पर गिरी, उसने हड़बड़ा के आंखें खोल दी
एक निमकौली थी जो उसकी झनकार दाढ़ी में फंसी हुई थी। मसीता ने निमकौली को उंगली और अंगूठी में पकड़कर गौर से देखा। गहरे पीले रंग की गोल निमकौली बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कांच की बनी हुई हो। मसीता ने निमकौली को आँख से ज़रा दूर करके देखना चाहा तो वो धूप के धब्बे में इस तरह चमकी जैसे कोई कीमती नग हो। ऐसा चमकता हुआ पीला हीरा उसने बरसों पहले वकील साहब के यहाँ हजरत जी की उंगली में देखा था, जब वो वकील साहब के घर आए थे और मसीता उनकी ज़ियारत के लिए गया था। वकील साहब ने इशारा किया था कि हजरत जी के हाथ चूम लें, और तब उसने बहुत करीब से हजरत जी की मोटी भद्दी उंगली में ऐसे खूबसूरत पीले पत्थर को देखा था। वकील साहब ने बताया था कि उसे पुखराज कहते हैं और वो बहुत कीमती होता है। मसीता ने निमकौली को हसरत से देखा और सोचा, अगर निमकौली की जगह पुखराज होता तो उसके सारे दिल दर्द दूर हो जाते, उसकी जेबें नोटों से भर जाती, वो हुसैन अली के सारे खेत खरीद लेता, अपने घर को 2 मंजिला बनाता, बाज़ार जाके अपने लिए बहुत से कपड़े खरीद लाता और रज्जी के लिए रेशम के 10 जोड़े बनवाता। बेचारी के पास 2 ही जोड़े हैं, एक को धोती है और दूसरे को पहनती है। अचानक उंगली और अंगूठी के बीच फंसी हुई निमकौली पिचक गई। कड़वे रस की पिचकारी उसके खुले मुंह में गिरी। वो घबरा के उठ बैठा, बार बार थूकने और जोर जोर से गला साफ करने पर भी वो कड़वाहट दूर ना हुई जो हलक में उतर गई थी। आवाज़ें सुनकर रज्जी कोठरी से बाहर आ गई। क्या हुआ, खास क्यों रहे हो? मसीता ने एक मोटी सी गाली दी। ये साली निमकौली। उसने गुस्से में ऊपर देखा। हजारों पीली पीली चमकती हुई निमकौलियाँ शाखों पर झूल रही थीं। रज्जी हंसी और बोली, अब नीम के पेड़ में से अंगूर तो गिरने से रहे। मसीता भी हंस दिया। रज्जी की बड़ी अच्छी आदत थी कि वो परेशानियों का मजाक उड़ाना जानती थी। दर्द कैसा भी हो उसकी बातें हल्का कर दिया करती थी। ला जरा सी शक्कर दे दे। रज्जी कोठरी में से एक पुराना टिन का डब्बा ले आई। मसीता ने खोल के देखा, डब्बे में चमचा भर शक्कर पड़ी थी। क्या शक्कर खत्म हो गई? उसने पूछा। इतनी तो है कि तुम मुंह में डाल लो, रज्जी ने कहा। मसीता ने एक चुटकी शक्कर मुंह में डाली और लंबी सांस लेकर बोला, अब पैसे तो तभी मिलेंगे जब हल चलेगा। रज्जी ने डब्बा बंद करके ढोलकी की तरह बजाया और जाते जाते बोली, है तो परेशानी की कौन सी बात है? घर में गुड़ तो है ना, कल से गुड़ की चाय पियेंगे, बहुत सौंधी होती है। मसीता ने मुंह में शक्कर घोलते घोलते आंखें बंद कर ली और सर अपने झिलांगे की पट्टी पर टेक दिया। शक्कर और गुड़ के भाव में इतना फर्क क्यों है? दोनों एक ही गन्ने के रस से जन्मे हैं, फिर भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद ऊपर वाले का यही कानून है। मैं खेत मजदूर हूँ और खेत हुसैन अली के हैं, मेहनत मेरी है और फसल हुसैन अली की। ऐसा क्यों है? अल्लाह मियाँ की नाइंसाफ़ी पर उसे इतना गुस्सा आता था कि नमाज पढ़नी भी छोड़ दी थी। और रज्जी 5 वक्त की नमाज पढ़ती और हर नमाज के बाद रो रो कर दुआएं मांगती। उसे देखकर मसीता हंसता और कहता, कुछ नहीं होगा, तेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, मगर रो रो के तेरी आंखें ज़रूर फूट जाएंगी। रज्जी अपने कान बंद कर लेती। अरे क्यों कुफ्र का कलमा अपने मुंह से निकालते हो? अरे क्यों कुफ्र का कलमा अपने मुंह से निकालते हो? दोज़ख में जाओगे, दोज़ख में। मसीता पहले ऐसा नहीं था। नमाज, रोज़ा, नज़र, न्याज, दरगाह पे हाज़री सब करता था, मगर मोहम्मद अली की मौत के बाद से वो बिल्कुल बदल गया था। मोहम्मद अली उसका इकलौता बेटा था। बम्बई में फर्नीचर पॉलिश करने का काम करता था। बड़ा मेहनती और ईमानदार बच्चा था। मसीता को बहुत उम्मीदें थी उससे, मगर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो फसाद हुआ उसमें मोहम्मद अली भी शहीद कर दिया गया। मसीता बम्बई गया था, मगर उसे बेटी की कब्र भी नहीं मिली कि उस पर फातिहा पढ़ सकता। फिर उसके बाद उसने फातिहा पढ़ना ही छोड़ दी। पता नहीं ज़मीन के किस कोने ने उसके बेटे को निगल लिया था। तभी किसी बच्चे की आवाज़ ने मसीता को चौंका दिया। मसीता चाचा, जल्दी आओ, तुम्हारी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? मुझे कौन भेजेगा? जब मोहम्मद अली ज़िंदा था तो हर महीने भेजता था, मगर वो तो 20 बरस पुरानी बात है। रज्जी ने भी आवाज़ सुन ली थी। वो कोठरी के दरवाजे पर बैठी थी।
अरे जाते क्यों नहीं, डाकिया शाम तक थोड़ी बैठा रहेगा। बूढ़े डाकिया ने मसीता को सर से पांव तक देखा और पूछा, मसीता खान तुम ही हो? जी मेरा ही नाम मसीता है। डाकिये ने अपने साइकिल के हैंडल से लटका थैले में से एक लिफाफा निकाला और मसीता के फैले हुए हाथ पर रख दिया। मसीता ने लिफाफे को उलट पुलट कर देखा और कहा, ज़रा पढ़ के बताओ ना भाई, किसने भेजा है, कहाँ से आया है? पढ़ने का टाइम नहीं है, किसी और से पढ़वा लेना, अमेरिका से आया है। अमेरिका से? मसीता को यकीन नहीं आया, अमेरिका में मेरा कौन है? डाकिये ने कोई जवाब नहीं दिया और साइकिल मोड़कर चल दिया। छोटा सैयदपुरा सचमुच छोटा था। सारे गांव में कोई 150 घर थे, जिनमें बेशतर कच्चे थे। पक्के मकान 15-20 से ज़्यादा नहीं होंगे। रहने वाले ज़्यादातर शिया मुसलमान थे। सुन्नी भी थे मगर बहुत कम। 4 घर हिंदुओं के भी थे, मगर सबके आपसी ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि कभी शिया सुन्नी या हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं निकलती थी। शाम होते होते गांव में खबर फैल चुकी थी कि मसीता के पास अमेरिका से खत आया है। छोटी जगहों में यही होता है कि मामूली बात भी गैर मामूली बन जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ठहरे थमे तालाब में पत्ता भी गिरे तो लहरें उठने लगती हैं। मसीता ने लिफाफा खोलकर देखा तो 2 कागज़ निकले। एक पर उर्दू में हाथ से कुछ लिखा हुआ था और दूसरा इंग्लिश में टाइप किया हुआ था। वो बहुत देर तक दोनों कागज़ों को देखता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, शाम को जैदी साहब के बाद बेटा शाम को जैदी साहब का बेटा दफ्तर से आएगा तो वही पढ़ेगा। रज्जी ने कहा, हुसैन अली भी तो पढ़ सकता है, वो तो अंग्रेज़ी भी जानता है। तुझे कैसे मालूम कि वो अंग्रेज़ी जानता है? एक दिन मैंने देखा था, अपनी बैठक में बैठा अंग्रेज़ी रिसाला पढ़ रहा था। मसीता ज़ोर से हंसा। पढ़ नहीं रहा था, लौंडियों की फ़ोटो देख रहा होगा, यही तो उसका शौक़ है। रज्जी ने झेप कर मुंह फेर लिया। मसीता दाढ़ी खुजाकर बोला, अमेरिका में मेरा कौन हो सकता है? कोई भी नहीं है। तेरा कोई रिश्तेदार है क्या वहाँ? रज्जी ने आंखें चमकाकर जोर से सर हिलाया। हाँ, वो अमेरिका का बादशाह है ना, वो मेरा भतीजा लगता है। फिर अपने ही लतीफ़े पर खुद इतनी ज़ोर से हंस पड़ी। सैयदपुरा की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत इमारत हुसैनी इमाम बाड़ा थी, जिसका नीला गुंबद गांव में घुसते ही दूर से दिखाई देता था। इमाम बाड़े के बड़े से कंपाउंड के बीच में एक गोल बागीचा था, जिसमें गुलाब के बड़े बड़े फूल साल भर महकते रहते थे। बागीचे की दाईं तरफ नमाज का बंदोबस्त था और बाईं तरफ कमरा दिन भर तो खाली पड़ा रहता था, मगर शाम को उसमें ट्यूशन क्लास लग जाता था, जिसमें गांव के बच्चे अपने होमवर्क करते और अली इमाम जैदी का बेटा अब्बास उन्हें ट्यूशन देता था। इमाम बाड़े से मिली हुई सुन्नियों की मस्जिद थी। पहले दोनों इमारतों के बीच एक दीवार थी, मगर हुसैन अली के बाप ने, जो बड़े इमाम बाड़े के ट्रस्टी थे, वो दीवार गिरा दी थी ताकि सुन्नी नमाजी इमाम बाड़े के हौस पर वज़ू करने के लिए आसानी से आ सके। अब्बास, जो 5वीं क्लास की लड़की बतूल को इंग्लिश पढ़ा रहा था, अचानक रुक गया। दरवाजे के पास मसीता खड़ा था और पीछे रज्जी थी। अरे चाचा, आओ आओ, क्या मुझसे कोई काम है? एक ख़त पढ़वाना है भैया। ज़रूर ज़रूर, आओ अंदर आओ। ए बतूल, तू दूसरी जगह बैठ जा, यहाँ चाची को बैठने दे। मसीता और रज्जी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। मसीता ने ख़त बढ़ा दिया। अब्बास ने लिफाफे से दोनों कागज़ निकाले और गौर से देखा और बोला, बॉस्टन से आया है, किसी ज़किया फ़ारूकी ने भेजा है। ज़किया फ़ारूकी? मसीता ने आंखें सिकुड़कर दिमाग पर जोर डाला। अचानक वो चौंका, चेहरे पर चमक आ गई और ज़ोर से हाथ हिलाकर बोला, हाँ हाँ, मैं समझ गया, मुरादाबाद वाली ज़किया भी, मैं उनको स्कूल ले जाया करता था। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? अब्बास पढ़ने लगा। डियर मसीता चाचा, अस्सलाम वालेकुम। खुदा करे आप खैरियत से हो और ये ख़त आपको मिल जाए। मैंने पहले भी आपके मुरादाबाद के पते पर 2 ख़त भेजे थे जो वापस आ गए। काफ़ी कोशिश के बाद नीलम ने, जो अभी तक मुरादाबाद में रहती है, पता लगाया कि आप सुल्तानपुर के पास किसी गांव में रहने लगे हैं। उसी ने आपका नया पता बताया। मैं इस ख़त के साथ कुछ पैसे भेज रही हूँ, आपके काम आएंगे। मुझे यकीन है कि सुल्तानपुर में वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस ज़रूर होगा। आप ये नोट उनको दिखाएंगे तो वो आपको पैसे दे देंगे। ये तो आपको मालूम ही होगा कि शादी के बाद मैं अमेरिका आ गई थी और तब से यहीं हूँ।
अब बॉस्टन में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे शौहर फारूकी साहब बैंक में काम करते हैं। आपकी मोहब्बत हमेशा याद आती है और मैं बच्चों को आपके किस्से सुनाती हूँ। चाची को मेरा बहुत सलाम कहना। मोहम्मद अली आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है, उसको दुआ कह देना। आपकी ज़किया। रज्जी मुंह पर दुपट्टा रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब्बास पढ़ते पढ़ते रुक गया। क्लास के बच्चे भी हैरत और हमदर्दी से उस माँ को देख रहे थे जिसे अपना बेटा याद आ गया था। मसीता ने आंसू रोकने की कोशिश में पलकें झपकाईं और दाढ़ी खुजाकर बोला, अरे रोती क्यों है? उस बेचारी को क्या मालूम कि मोहम्मद अली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मसीता ने पूछा, ये कौन से ऑफिस में जाने को लिखा है ज़किया बीबी ने? ये कहाँ है भैया? शहर में घंटा घर चौक के पास ही है, मैं पता लिख दूंगा, किसी से भी पूछ लेना। वापसी में सारे रास्ते वो रज्जी को ज़किया, सलमा और नीलम का किस्से सुनाता रहा। अरे इतनी सी थी जब वकील साहब ने बुलाकर कहा, मसीता आज से तुम ही ज़किया को स्कूल लेकर जाओगे और तुम ही वापस लेकर आओगे। मसीता ने अदब से हाथ जोड़ दिए थे, इसलिए नहीं कि वकील साहब मोहल्ले के बड़े आदमियों में से एक थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मसीता पर भरोसा किया था। 6 बरस की ज़किया को मसीता अपनी गोद में उठाकर रिक्शा में बिठाता, उंगली पकड़ के स्कूल के अंदर लेकर जाता और जब तक वो क्लास के अंदर न चली जाती बाहर खड़ा देखता रहता। कुछ दिनों में उसकी रिक्शा के मुसाफिर बढ़ गए। ज़किया की क्लास की 2 और लड़कियां नीलम और सलमा भी मसीता की रिक्शा में स्कूल जाने और आने लगी। अरे तुझे याद है रजी, जब रामगंगा में बाढ़ आई थी, हमारे मोहल्ले में गर्दन तक पानी था, गर्दन तक। तो मैं तीनों लड़कियों को लेकर अपने दोस्त के घर चला गया था। क्या हंगामा हुआ था। तीनों लड़कियों के घरवाले और पुलिस का दरोगा रात भर ढूंढते फिरे। सबको यकीन हो गया था कि मसीता और बच्चियां बाढ़ में बह गए हैं। मगर सवेरे को जब पानी उतरा और मैं तीनों को लेकर पहुंचा तो वकील साहब मुझे गले लगाकर रोने लगे। अल्लाह बख्शे, बहुत अच्छे आदमी थे। 30 बरस रिक्शा खींचा है मैंने, 16 बरस तक उन तीनों को कॉलेज तक पहुंचाया है। तीनों मेरे सामने जवान हुई हैं। याद है नीलम बीबी की शादी पर दीवान साहब ने मुझे शेरवानी बनवा के दी थी, और जब सलमा बीबी के बाप ने गाड़ी खरीदी तो सलमा बीबी ने क्या कहा था? रज्जी ने मसीता की तरफ देखे बगैर बात पूरी कर दी। मैं कार में नहीं, अपने मसीता चाचा की रिक्शा में कॉलेज जाऊंगी। मसीता को इस तरह टोक दिया जाना अच्छा नहीं लगा। वो चुप हो गया, फिर थोड़ी देर बाद बोला, तुझे पुरानी बातें याद करना अच्छा नहीं लगता क्या? रज्जी ने हल्की सी उखड़ी हुई आवाज़ में जवाब दिया, पुरानी बातें भूलने के लिए होती हैं, याद करने के लिए नहीं। रज्जी की आवाज़ में हल्की सी कपकपी थी। मसीता समझ गया कि रज्जी क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो चुप हो गया। ठीक ही तो है, पुरानी बातें भूलने के लिए होती हैं, मगर पुरानी बातें अपने निशान भी तो छोड़ जाती हैं, उनका क्या? उसने सर झुकाकर अपनी पिंडलियों को देखा, जिन पर रिक्शा चलाते चलाते नसें इस तरह उभर आई थीं जैसे रस्सियों के जाल पर चमड़ा चढ़ा दिया गया। मसीता समझ रहा था कि कोई बड़ा सा बैंक होगा जहां से उसको ज़किया बीबी के भेजे हुए रुपए मिलेंगे, मगर वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस तो एक छोटा सा कैबिन निकला जो पेट्रोल पंप के एक कोने में बना हुआ था। बीच में एक छोटी सी मेज पर कंप्यूटर रखा हुआ था, जिसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। 2 कुर्सियां आने वाले लोगों के लिए थीं और एक कोने में लोहे की एक बड़ी सी अलमारी खड़ी थी। मसीता को देखकर लड़की ने किसी हैरत का इजहार नहीं किया। घर का धुला पैजामा, तेल कंघी से महरूम बाल और उलझी हुई दाढ़ी को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं होती। गरीबी ज़बान से नहीं, सारे जिस्म से बोलती है। आइए, लड़की ने कहा। मसीता ने कुर्ते की जेब से लिफाफा निकाला और बढ़ा दिया। लड़की ने इंग्लिश में टाइप किया हुआ नोट देखा और पूछा, आपका नाम? मसीता खान। कोई आईडी लाए हैं? आईडी? मसीता ने दोहराया। उसकी समझ में नहीं आया कि लड़की क्या पूछ रही है। अरे कोई पहचान पत्र है आपके पास? जी नहीं। मसीता ने सर हिलाया। तो फिर कैसे साबित होगा कि आप ही मसीता खान हैं? और छोटा सैयदपुरा में किसी से भी पूछ लीजिए बीबी जी, सब मुझे जानते हैं। लड़की के होठों पर मुस्कुराहट आ गई जिसमें तरस भी शामिल था। उसने कहा, लोगों की गवाही से कुछ नहीं होता, कोई सरकारी कागज चाहिए कि आप ही मसीता खान हैं। मसीता के थके हुए चेहरे का रंग उड़ने लगा। मेरे पास तो कोई सरकारी कागज नहीं है बीबी जी, उम्र भर रिक्शा खींचा है, अब खेत मजदूरी करता हूँ, सरकारी कागज कहाँ से मिलता है?
लड़की थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, राशन कार्ड तो होगा, वो तो सबके पास होता है। मसीता उछल पड़ा, उसके चेहरे का रंग वापस आ गया। हाँ वो तो है बीबी जी, उसमें सबसे पहले ही मेरा नाम लिखा है। बस तो कल राशन कार्ड ले आइए, आपकी रकम मिल जाएगी। लड़की ने प्यार से कहा और लिफाफा वापस कर दिया। ये कागज़ बहुत संभाल के रखना। जी जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसीता सलाम करके मुड़ा, मगर दरवाजे पर ठहर गया और धीरे से पूछा, कितने पैसे भेजे हैं ज़किया बी ने? लड़की ने एक नज़र कंप्यूटर पर डाली और बोली, $100। आज के रेट के हिसाब से 6,422 रुपये हुए। कितने? मसीता को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। लड़की ने दोहराया, 6,422 हिंदुस्तानी रुपए, आज का भाव यही है। लड़की की मुस्कुराहट कह रही थी, मैं जानती हूँ मसीता खान, ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी रकम है। रज्जी तवे पर रोटी डालना भूल गई। उसने कच्ची रोटी परात में वापस रखी और आंखें फैलाकर बोली, 6,000। मसीता ने जोर से सर हिलाया, ना ना, 6,422 रुपए। रज्जी चुप होकर मसीता के चेहरे की तरफ देखती रही, जैसे उसके लफ्जों पर यकीन लाने की कोशिश कर रही। कब मिलेंगी? उसने पूछा। कल मिलेंगे, राशन कार्ड लेके जाना है। मगर हमारे पास राशन कार्ड कहाँ है? राशन तो हुसैन अली देता है। अब तो भूलने बहुत लगी है, मसीता ने जोर से कहा, मगर उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी। मेरी पेटी में रजाई के नीचे जो थैला है ना, उसमें रखा है हमारा राशन कार्ड। दूसरे दिन जब वो घर से निकला तो दूर दूर तक कोई नहीं था। एक कुत्ते ने उसको सर उठाकर देखा, फिर पहचान कर वापस हो गया। मसीता ने ऊपर देखा, आसमान बिल्कुल खाली था। लगता है इस साल भी बारिश देर से आएगी। पानी नहीं पड़ा तो हल नहीं चलेगा, हल नहीं चला तो हुसैन अली 10 पैसे भी नहीं देगा। खैर, अल्लाह मालिक है। अचानक मस्जिद से मुल्ला शकूर की आज़ान सुनाई दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मसीता को लगा जैसे कोई उसकी बात का जवाब दे रहा है। वो रुक कर सुनने लगा। मुल्ला शकूर की आवाज़ बड़ी प्यारी थी। अजान देता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई ठंडी मीठी चीज़ कानों के रास्ते रगों में उतर रही है। मसीता का जी चाहा कि वो पलटकर मस्जिद में चला जाए और उसके सामने सर झुका दे, जिससे वो नाराज़ है। नाराज़गी की बात तो है ना। अपना हर हुक्म मनवाता रहा और मेरे बेटे को नहीं बचा सका, जबकि उसे मालूम था कि वो एक ही है उसके और रज्जी के बुढ़ापे का सहारा। ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। ताली दोनों हाथों से बजती है। वो मुझे भूल गया तो मैं उसे क्यों याद करूं? वो चौंक पड़ा। आज़ान तो कब की ख़त्म हो गई और वो वहीं खड़ा था। चल भाई जल्दी चल, 3 किलोमीटर पैदल चलना है, वो भी कच्ची सड़क पर। रेलवे क्रॉसिंग भी पार करनी पड़ती है, तब कहीं वो बस का अड्डा मिलता है जहाँ से शहर को बस जाती है। वेस्टर्न यूनियन वाली लड़की ऑफिस खोलने पहुंची तो मसीता ज़मीन पर उकड़ू बैठा ऊँग रहा था। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से वो हड़बड़ा के उठ बैठा। लड़की ने कहा, तुम ज़रा जल्दी आ गए चाचा? हाँ बीबी जी, बस की मेहरबानी है, आज जल्दी मिल गई तो जल्दी आ गया। मसीता ने आंखें मलते हुए जवाब दिया, जाओ कुछ चाय वाय पी लो, मैं तब तक ऑफिस को साफ करवा लूँ। लड़की की मुस्कुराहट में बड़ी हमदर्दी थी। वो रोज़ाना तरह तरह के लोगों को देखती थी और इतनी तजुर्बेकार हो चुकी थी कि चेहरों पर लिखी हुई ज़रूरत और गरीबी की सुर्खियां आसानी से पढ़ लेती थी। अस्सलाम वालेकुम। लड़की की मुस्कुराहट में बड़ी हमदर्दी थी। वो रोज़ाना तरह तरह के लोगों को देखती थी और इतनी तजुर्बेकार हो चुकी थी कि चेहरों पर लिखी हुई ज़रूरत और गरीबी की सुर्खियां आसानी से पढ़ लेती थी। मसीता मुंह धोकर और चाय पीकर वापस आया तो लड़की लक्ष्मी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जला रही थी। राशन कार्ड लाए हैं? जी बीबी जी, उसने कहा और बनियान की चोर जेब में रखा हुआ राशन कार्ड निकालकर उसके हवाले कर दिया। लड़की ने पुराने फटे हुए राशन कार्ड को संभाल कर खोला, कुछ पढ़ा और परेशान होकर बोली, ये तो मुरादाबाद का है। जी बीबी जी, मसीता जोर से सर हिलाया। मैं पहले वहीं तो रहता था, मुरादाबाद वतन है मेरा, मगर जब देश में मारकाट शुरू हो गई और मेरा बेटा शहीद हो गया तो यहाँ आ गए, छोटा सैयदपुरा में।
रज्जी की खाला एक घर और एक खेत छोड़कर मरी थी। रज्जी मेरी बीवी है, रजिया बानो। उसका नाम भी होगा राशन कार्ड में और मोहम्मद अली का भी होगा, मगर वो तो। मसीता जो एक सांस में बोल गया था एकदम से चुप हो गया, जैसे उसके पास जितने लफ्ज थे सब खत्म हो गए हों। लड़की देर तक कार्ड को हाथ में लिए उलट पुलट कर देखती रही, फिर धीरे से बोली, ये नहीं चलेगा चाचा, ये राशन कार्ड 10 बरस पहले एक्सपायर हो चुका है। मसीता चुपचाप लड़की को देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। लड़की भी शायद यही सोच रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए। मसीता देर तक खाली आंखों से तकता रहा, फिर हिम्मत बांध कर बोला, मगर बीबी जी कार्ड तो असली है, मेरा नाम भी असली है, मैं कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा हूं। अगर आप पैसे दे देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी, दिल से दुआ करूंगा। लड़की ने सर हिलाया, मैं कुछ नहीं कर सकती चाचा, मेरी कंपनी के रूल्स बहुत सख्त हैं। मगर आप परेशान क्यों होते हैं, नया राशन कार्ड बनवा लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 दिन में बन जाएगा। आपको राशन ऑफिस का पता तो मालूम है ना। बड़े डाक खाने के ऊपर दूसरी मंजिल पर एक बड़े से कमरे में 6-7 क्लर्क किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। एक दुबले पतले आदमी ने जो कोने की मेज पर बैठा था फाइल जोर से बंद की और बोला, अरे यार, तुम में से कोई नहीं जानता कि बड़े बाबू ने कैजुअल लीव क्यों ली है। आज वो अपनी 3 नंबर वाली को दिवाली की शॉपिंग के लिए ले गए। दूसरे ने जो दोनों हाथों से अपने लंबे लंबे बाल ऊपर कर रहा था सर हिलाकर बोला, कमाल है यार, हमसे एक नहीं संभलती और बुड्ढे ने 3-3 रख छोड़ी है और सब खुश हैं। खिड़की से झांकता हुआ एक क्लर्क बोला, कमर में दम चाहिए बेटा, कमर में दम। और ऐसा जोरदार कहका लगा कि मेज के कोने पर बैठा हुआ क्लर्क गिरते गिरते बचा। मसीदा देर से दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था कि किससे बात करे। वो डरते डरते जरा सा अंदर आ गया तो बड़े बालों वाले क्लर्क ने पूछा, क्या चाहिए। मसीदा ने अदब से झुककर कहा, राशन कार्ड बनवाना है साहब। क्लर्क ने दोनों हाथों से बाल ऊपर किए और बोला, ये कौन बड़ी बात है, बन जाएगा। उसने अपनी मेज पर रखे कागज़ों के ढेर में से एक कागज़ निकालकर बढ़ा दिया। ये लो फार्म, भर के ले आओ, राशन कार्ड बन जाएगा। एक पुराना राशन कार्ड भी है, उसका क्या करूं, मसीता ने पूछा। अरे ये कौन बड़ी बात है, उसे कैंसिल कर देंगे, ये लो फार्म, भर के ले आओ। क्लर्क ने एक और फॉर्म मसीता को पकड़ा दिया। दोनों फॉर्म हाथ में लेकर देर तक कुछ सोचता रहा, फिर डरते डरते बोला, साहब एक नाम कटवाना भी है। क्लर्क कुछ नाराज़ होकर बोला, अरे तो इसमें कौन बड़ी बात है, जितने नाम चाहिए कटवा दो, ये लो फार्म, भर के ले आओ। क्लर्क ने एक तीसरा फॉर्म भी मसीता की तरफ उछाल दिया और एक जोरदार आवाज लगाई, एक आती, एक चाय लेकर आ जल्दी। बड़े डाक खाने के फाटक के बाहर 3 मेजें पड़ी थीं। तीनों के ऊपर धागे और रबर से बंधे हुए कागजों के बहुत से बंडल रखे थे। कोने वाली मेज के ऊपर एक पुराना टाइपराइटर भी था, दिखाई दे रहा था। मेज़ों के पीछे 3 थके हुए अधेड़ उम्र के अर्जी नवीस सर झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। दो के सामने वो लोग भी बैठे थे जो शायद ख़त लिखवा रहे थे या फिर कोई फॉर्म भरवा रहे थे। तीसरे के सामने कोई नहीं था। मसीता उसी के पास जाकर रुक गया। अर्जी नवीस ने सर उठाकर उसको देखा, उसके हाथ में पकड़े हुए फॉर्म पर नज़र डाली और बोला, फॉर्म भरवाना है, बैठो बैठो। मसीता उसके सामने स्टूल पर बैठ गया। अर्जी नवीस ने तीनों फॉर्म देखे और बोला, 60 रुपये होंगे। मसीता ने हैरान होकर पूछा, 60 रुपये? अर्जी नवीस ने सर हिलाया और बोला, एक फॉर्म के 20 रुपये। मसीता परेशान हो गया, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास भैया। अर्जी नवीस ने ज़रा गौर से मसीता के चेहरे को देखा, उसके हुलिये पर नज़र डाली, फिर अपने सामने रखे 3 फॉर्म्स को देखकर बोला, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या ज़रूरत है पुराने राशन कार्ड को कैंसिल करवाने की, ये नाम कटवाने की? नए राशन कार्ड का फॉर्म भर के दे देता हूँ, 20 रुपये में काम चल जाएगा। मसीता ने कुछ सोचा और धीरे से कहा, और अगर बाबू साहब ने पूछा तो? अर्जी नवीस ज़ोर से हंसा, बोला, अरे कोई नहीं पूछता है चाचा, कोई तुम्हारे फॉर्म को देखेगा भी नहीं। मसीता परेशान हो गया, तो फिर राशन कार्ड बनेगा कैसे? अरे यार, तुम गांव वालों को एक एक बात समझानी पड़ती है, अर्जी नवीस ने कहा।
भाई साहब आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, 1.5-2 महीने बाद एक इंस्पेक्टर तुम्हारे गांव में आकर इंक्वायरी करेगा, फिर जाकर अपनी रिपोर्ट देगा। 3 महीने और 8-10 फेरे लगते हैं ये राशन कार्ड बनवाने में, समझे? मसीता सचमुच परेशान हो गया। मगर भाई मुझे तो जल्दी है, राशन कार्ड नहीं मिला तो? अर्जी नवीस फिर हंसा। किसी मंत्री से पहचाने चाचा? मसीता ने सर हिला दिया। नहीं तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बोलो फॉर्म भरना है या नहीं? मसीता चुपचाप बैठा रहा। उसे वेस्टर्न यूनियन वाली लड़की के लफ्ज़ याद आ रहे थे, हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा मत लगाना चाचा। अर्जी नवीस मसीता के चेहरे के बदलते हुए रंग और बार बार झपकती हुई आंखें देखकर समझ गया मामला गंभीर है। उसने हमदर्दी से पूछा तो मसीता ने पूरी कहानी सुना दी। अर्जी नवीस कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ये सरकारी दफ्तर है चाचा, यहाँ हमारी तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं होता, बाबू साहब के मूड के हिसाब से होता है। इसलिए ये बात तो तुम भूल ही जाओ कि राशन कार्ड जल्दी मिलेगा। मगर एक काम हो सकता है, सरकार ने एक नया पहचान पत्र देना शुरू किया है, आधार कार्ड। मेरा भांजा यही काम करता है, 3-4 दिन में आधार कार्ड बनकर दे देगा। मसीता बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने सर झुका दिया और पूछा, कहाँ मिलेगा तुम्हारा भांजा? 18-19 साल का एक तेज तर्रार लड़का जो पान वाले की दुकान के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था, वो पर्चा देखा जो अर्जी नवीस ने लिख के दिया था और कहा, अभी तो बड़ी लंबी लाइन है, कल सवेरे आ जाना, 600 रुपये लेते आना। 600 रुपये? मसीता की आंखें फैल गईं। मुफ्त थोड़ी मिल रहा है चाचा, कार्ड की फीस तो देनी पड़ेगी, लाइन तोड़ने के लिए कुछ पैसे खिलाना पड़ेगा और मेरा मेहनताना भी तो है। मगर 600 तो बहुत होता है बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ। लड़के ने एक लंबा कश लगाया और बोला, 600 रुपये हो तो आ जाना। घर पर रज्जी ने सुना तो सर पकड़कर बैठ गई। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? हमें तो कोई उधार देने वाला भी नहीं है। मसीता चुपचाप जमीन पर पड़ी हुई पीली पीली निमकोलियों को देखता रहा और सोचता रहा। हुसैन अली ने हैरत से मसीता को देखा और कहा, 15 दिन के लिए? मसीता ने जोर से सर हिलाया। 1 दिन ज़्यादा हो जाए तो जो चोर की सज़ा वो मेरी। देखो मसीता खान, तुम पुराने आदमी हो, बरसों से मेरे पास काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी ज़बान के भरोसे पर दे तो दूंगा, मगर सोच लो, 1000 रुपये बड़ी रकम होती है। अगर नहीं लौटा सके तो क्या होगा? अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कभी नहीं होगा, और हुआ तो समझ लो खेत मजदूरी आधी मिलेगी। सारे गांव को मालूम था कि हुसैन अली से ज़्यादा लालची साहूकार दूर दूर तक नहीं मिलेगा। कोई एक बार उसके पंजे में फंस जाए तो खून चूस लेता है। मगर सब ज़रूरतमंद उसी के पास जाते हैं। उसकी 2 वजह थी, एक तो ये कि दूसरा कोई था ही नहीं, और दूसरी ये कि हुसैन अली सूद नहीं लेता था। मसीता सोचने लगा, आधी मजदूरी का मतलब आधे पेट खाना। मगर अचानक उसे वेस्टर्न यूनियन वाली लड़की की आवाज़ सुनाई दी, 6422 रुपये। मसीता के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मुझे मंजूर है हुसैन अली भाई। मसीता की मुस्कुराहट हुसैन अली को बड़ी अजीब सी लगी। उसका ख्याल था कि ये रोती सूरत बुढ़ा कभी ख्वाब में भी हंसता मुस्कुराता होगा। इसलिए ज़रा झुककर राजदाराना लहजे में पूछा, कोई ख़जाना वजाना मिलने वाला है क्या? इस बार मसीता खुलकर हंसा, ऐसा ही समझ लो। आधार कार्ड बनवाने वाला लड़का पनवाड़ी के आईने के सामने खड़ा हुआ अपने तेल से चिपके बालों में कंघा कर रहा था। मसीता को देखते ही लपका, पैसे लाए चाचा? मसीता ने सर हिला दिया। तो फिर जल्दी लाओ, देखता हूँ आज ही चक्कर चल जाए तो अच्छा है। अरे हाँ, तुम्हारा फॉर्म भी तो भरना है। यहीं खड़े रहना, मैं अभी आया। लड़का गायब हो गया। मसीता ने चारों तरफ देखा। बाजार में बहुत भीड़ थी, दुकानें जगमगा रही थीं। मसीता की नज़र एक दुकान के शीशों पर जम गई। शीशे के पीछे बहुत से शलवार सूट लटके हुए थे। उसे रज्जों की जगह जगह से सिली हुई शलवार का ख्याल आया और उसने सोचा, वो धानी रंग का सूट जिस पर लाल फूल बने हुए हैं, रज्जी पर बहुत अच्छा लगेगा। दुकान के बाहर खड़े हुए मूंगफली वाले को देखकर उसे याद आया कि उसने सवेरे से कुछ खाया नहीं है। बस पकड़ने की जल्दी में रज्जी की दी हुई गेहूं चने की रोटी भी पड़ी रह गई थी।
इससे पहले कि मसीता मूंगफली के ले सके, लड़का वापस आ गया। उसने एक मोटी सी गाली दी और बोला, वही हुआ जिसका डर था। मैडम निकल गई। अब तुम्हें परसों आना पड़ेगा चाचा। कल क्यों नहीं? मसीता ने पूछा। कल इतवार है चाचा, और दोपहर के बाद आना, रश कम होता है। मसीता बेचैन हो गया। उसने कुछ कहने को मुंह खोला मगर बंद कर लिया। लड़का उसकी उलझन भाप गया। पैसे की चिंता मत करो चाचा, अपना धंधा भरोसे पे चलता है। जाओ परसों आ जाना, काम हो जाएगा। आधार कार्ड के ऑफिस के बाहर काफ़ी भीड़ थी। कुछ लोग जो दरवाजे के पास थे वो तो कतार में खड़े थे, बाकी सब छोटी छोटी टोलियों में खड़े बातें कर रहे थे। मसीता ने चारों तरफ नज़र घुमाई मगर उस लड़के का कहीं पता नहीं था जो कार्ड बनाने के लिए पैसे लेकर गया था। कहीं फंस गया होगा, आता होगा, मसीता ने सोचा, और एक दुकान की सीढ़ी पर बैठकर उन लोगों को देखने लगा जिनमें से हर एक चेहरे पर छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हुई थीं। उम्मीद की कहानियाँ, ज़रूरत की कहानियाँ, जागी हुई रातों और थके हुए ख्वाबों की कहानियाँ। कुछ चेहरे खुशी से चमक भी रहे थे मगर वो बहुत कम थे। मसीता ने बेचैन होकर पहलू बदला। इतनी देर हो गई, वो लड़का अभी तक आया नहीं। कहीं रुपए लेकर भाग तो नहीं गया? मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम। कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं? अचानक उसे वो अर्जी नवीस याद आ गया जिसने लड़के के पास भेजा था। मसीता बड़े डाक खाने की तरफ उठ ही रहा था कि वो लड़का आता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था और बालों का तेल पसीने के साथ चेहरे पर फैल गया था जिसे वो आस्तीन से पोंछ रहा था। अरे कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से? लड़के ने बात काट दी। फालतू बातें मत करो, चलो चलो जल्दी चलो। उसने मसीता का बाजू पकड़ा और करीब करीब घसीटता हुआ कतार में से सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया। पीछे वाले कई लोगों ने आवाज़ लगाई, ए आगे किधर जा रहा है? लड़के ने पलटकर डांटा, चुप रहे, चाचा का नंबर पहले है, आने में देर हो गई। उसने मसीता को ऑफिस के दरवाजे में ढकेल दिया। जाओ। दरवाजे के पास ही एक बहुत मोटी सी औरत कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ पढ़ रही थी। मसीता ने फॉर्म जो लड़के ने दिया था उसकी तरफ बढ़ा दिया। औरत ने फॉर्म पर एक नज़र डाली और सर टेढ़ा करके दरवाजे की तरफ देखा जहां वो लड़का अभी भी खड़ा हुआ था। लड़के ने बहुत धीरे से अपने सर को जुम्बिश दी। मोटी औरत ने फॉर्म पर साइन कर दिया और बोला, जाओ। दूसरी टेबल वाले ने मसीता से उसका नाम, उसके बाप का नाम, पता वगैरह पूछा। उसकी उंगलियों के निशान लिए जिनमें बहुत वक्त लगा क्योंकि निशान तो ज़माना हुआ फावड़े, कुडाल और साइकिल रिक्शा के हैंडल पर मुंतकिल हो चुके थे। आखिर में उसका फ़ोटो लिया गया और कहा गया, जाओ। कार्ड कब मिलेगा साहब? मसीता ने उठते उठते पूछा। डाक से तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। डाक से? मसीता परेशान हो गया। उसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे साहब। नहीं, 4-5 दिन में मिल जाएगा, फिक्र मत करो। इंतज़ार किसी का भी हो क़यामत से कम नहीं होता। आधार कार्ड वाले ने कहा था 4-5 दिन में घर पहुंच जाएगा, मगर मसीता को लग रहा था कि 4-5 दिन 4-5 साल बन गए हैं और कटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो सारा दिन बेचैन परेशान घूमता रहता और रात को थक कर अपनी खाट पर गिर जाता। उन रातों में उसने जितने ख्वाब देखे उतने शायद सारी उम्र में ना देखे होंगे। उसने देखा कि उसका कच्चा घर पक्का बन चुका है। उसने हुसैन अली के सारे खेत खरीद लिए हैं। नीम के पेड़ में निमकोलियों की जगह पुखराज चमक रहे हैं और मोहम्मद अली वापस आ गया है। 5वें दिन मसीता से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तेज़ धूप में 3 किलोमीटर लंबी सड़क पर चलता हुआ वहाँ तक आ गया जहाँ से शहर जाने वाली पक्की सड़क शुरू होती है। पहले किसी ज़माने में उस कोने में एक होटल हुआ करता था। होटल तो ख़त्म हो गया मगर उसकी यादगार पत्थर के 2 बेंच बाकी थे जो थके मुसाफिरों के काम आ जाते थे। पक्की सड़क पर आती हुई हर साइकिल मसीता को डाकिया की साइकिल दिखाई देती थी और उसको मायूस करके निकल जाती थी। मगर 11वें दिन जब वो थक कर वापस जाने के लिए उठा तो पक्की सड़क पर इस बार सच में डाकिया दिखाई दिया। मसीता पागलों की तरह चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ा, तुम लाए हो ना, मेरी चिट्ठी लाए हो ना, मसीता खान की सरकारी चिट्ठी, उसमें मेरा आधार कार्ड है, लाए हो ना। डाकिया हंस पड़ा, अरे यार तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे सरकार ने कोई ज़मीन को गांव दे दिया हो तुझे। ये ले अपना आधार कार्ड। मसीता ने कुछ भी नहीं सुना। उसने लिफाफा फाड़ा, कार्ड पर नज़र डाली और पूछा, क्या वजह है? 2 बजे हैं। डाकिया ने घड़ी देखकर बोला।
मसीता ने ऊपर देखा, सूरज एक तरफ को झुक गया था। इतना वक्त नहीं था कि घर जाकर कपड़े बदल सकता। वो जिस फटे हाल में था उसी में बस स्टैंड की तरफ दौड़ा। किस्मत अच्छी थी कि शहर को जाने वाली बस निकल ही रही थी कि उसने एक मोटे आदमी को जो उसके आगे था ज़ोर से धक्का दिया और बस के अंदर घुस गया। पता नहीं इतनी ताकत उसमें कहाँ से आ गई थी। उसने पलट कर देखा तो मोटा आदमी घुसा दिखा रहा था। मसीता मुस्कुरा दिया। बस घंटाघर चौक पर रुकी तो 4 बज रहे थे। वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस 5 बजे बंद होता था। वो दौड़ने लगा। पसीने में तर हाँफता हुआ वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में घुसा तो वहाँ वो मेहरबान लड़की नहीं थी। उसकी जगह एक दुबला पतला आदमी बैठा था जिसे देखते ही लगता था कि वो बहुत बुरे मूड में है। वो मसीता को अंदर आते देखकर चिल्लाया, ए इधर किधर चले आ रहे हो, क्या चाहिए? मसीता ने अपनी सांस दुरुस्त की और पूछा, यहाँ जो वो बीबी जी बैठी थी वो कहाँ है? छुट्टी पर है, क्या काम है उससे? दुबला आदमी गुर्राया। उन्होंने पहचान पत्र लाने को कहा था। जकिया बीबी ने अमेरिका से रुपए भेजे हैं मेरे लिए। दुबले आदमी का लहजा थोड़ा सा बदल गया। लाओ दिखाओ। मसीता ने जकिया का खत और आधार कार्ड बढ़ा दिया। आदमी ने पेपर देखा, अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करता रहा, फिर बोला, मसीता खान $100। जी साहब, मैं ही हूँ मसीता खान। सॉरी। दुबले आदमी ने खत और आधार कार्ड वापस करते हुए कहा, ये रकम भेजने वाले को वापस भेज दी गई है। मसीता के समझ में नहीं आया, मगर साहब वापस क्यों कर दी? मैं तो आ गया हूँ ना पहचान पत्र लेकर। हम अगर देर से आए हो, कंपनी ज़्यादा देर तक पैसे को रोक के नहीं रख सकती। मसीता ने हाथ जोड़ दिया। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर मेहरबानी कर दीजिए, मेरे पैसे दे दीजिए, मैं बहुत दुआ दूंगा आपको। सॉरी, दुबले आदमी ने कहा और कंप्यूटर बंद कर दिया। बाजार में भीड़ बढ़ गई थी। दिवाली की शॉपिंग जोरों पर थी, मगर मसीता को ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास जिंदा लोग ना हो, परछाइयाँ चल रही हों। उसे शोर भी सुनाई दे रहा था, मगर इस तरह जैसे मीलों दूर से आ रहा हो। पता नहीं वो बस तक कैसे पहुंचा, कब एक खाली सीट पर गिर गया। उसका जी चाह रहा था कि वो रोए, जोर जोर से चीख चीख कर, अपनी छाती पीट पीट कर, मगर वो खुद को रोक रहा था। अपनी आंखों की जलन को दबाने के लिए आंखें झपका रहा था, फिर भी बस के सारे मुसाफिर बार बार धुंधले हो जाते थे। उसने दोनों हाथों से आंखें मसल डाली और हाथों को इस तरह देखा जैसे वो किसी और के हों। वो थोड़ी देर चुपचाप बैठा अपने हाथों को देखता रहा, जिनकी सख्त खुरदुरी खाल में दरारें पड़ गई थी और टूटे नाखून काले हो गए थे। फिर उसने मैले बनियान की जेब में हाथ डाला। यह खुफिया जेब उसने ख़ास तौर से लगवाई थी कि जब रुपए मिले तो सबसे छुपाकर हिफाजत से घर ले आए। उसकी उंगलियां आधार कार्ड से टकराईं। उसने निकाल कर देखा, कार्ड पर उसका फ़ोटो भी लगा था। बिखरे बाल, उलझी दाढ़ी, आंखों में थकन और सूखे होंठ इस तरह खुले हुए जैसे कुछ कहना चाहते हो। मसीता देर तक उस बूढ़े बदसूरत चेहरे को देखता रहा जो आधार कार्ड पर छपा हुआ था। अचानक वो हंसने लगा। उसकी आवाज़ बुलंद होती चली गई, पूरा बदन हिलने लगा। बस वाले उसे हैरत से देख रहे थे कि और वो अपने फ़ोटो को देखकर हंस रहा था। बराबर बैठी बूढ़ी औरत ने कहा, हंस काहे रहे हो भैया, क्या हुआ? मसीता ने हंसते हंसते कहा, एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कार्ड हिलाकर बोला, अरे पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, मजदूरी आधी मिलेगी तो क्या हुआ, पहचान पत्र तो मिल गया। अब कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। बुढ़िया ने ताज्जुब से मसीता को देखा और मुंह मोड़कर बैठ गई। मसीता देर तक हंसता रहा। अब कोई नहीं पूछेगा, अब कोई नहीं पूछेगा, मसीता खान तुम ही हो। अब मेरे पास मसीता होने का सबूत है। उसने वो आंसू जो ज़्यादा हंसने की वजह से या गम और गुस्से की शिद्दत से निकल आए थे पोंछ डाले और कार्ड जेब में रखकर आंखें बंद कर ली।